दोस्तों अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सीखने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का सवाल है। ये जनरली जेई एडवांस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम एक जेई एडवांस इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। जो हम बुक यूज कर रहे हैं वो है ग्रिफिथ्स डीजे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्ड एडिशन बुक है। ये एक अंडर ग्रेजुएट लेवल की एक बुक है, जनरली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, फिजिक्स में या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स में होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम सीरीज में कवर करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे जो जे एडवांस रिलेटेड होंगे, जो मेंस के लिए भी एप्लीकेबल होंगे कुछ इसके पार्ट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7.11 है ये। स्क्वायर लूप इज कट आउट ऑफ अ थिक शीट ऑफ एल्यूमिनियम and it is then placed so that the top portion is in uniform magnetic field B and allowed to fall under gravity। फिगर नंबर 7.19 मैं आपको दिखाता हूँ फिगर। ये है वो फिगर। पहले वाला फिगर इग्नोर कीजिए, जैसे पढ़ाई आप इग्नोर कर देते हो। ये वाला देखो, ये एक स्क्वायर लूप है जो धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज दी हुई है। द मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द लूप in meter per second, and also find the velocity of the loop as a function of time, and how long does it take to reach so 90% of its terminal velocity। what is terminal velocity? generally terminal velocity वो maximum velocity होती है जब acceleration जीरो हो जाता है, उसके बाद वो acceleration को change नहीं करता है, जीरो हो जाता है acceleration का change, by acceleration ही जीरो हो जाता है, velocity का change जीरो हो जाता है। what would happen if you cut a tiny slit in the ring and breaking the circuit? okay, चलो देखते हैं एक एक करके। इसमें जो इसका डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये एक सेटअप है। अब इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी पेज है। जैसे ही ये लूप इस पेज से बाहर निकल रहा है अंडर ग्रेविटी, नीचे ग्रेविटी है जो उसको पुल कर रही है नीचे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका फ्लक्स जो होगा वो घटेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही है। तो एरिया एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, है ना। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए इसमें करंट इंड्यूस होगा। वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर घट रहा है, तो जो लूप है वो क्या कोशिश करेगा, वो एक अंदर फील्ड बनाने की कोशिश करेगा, बिकॉज फील्ड इज फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सो इट विल ट्राई टू ऐड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है वो क्लॉकवाइज करंट बनाएगा, जिससे ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना सके, हेल्प करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड को। उसमें जो करंट होगी वो ऐसे फ्लो करेगी। अब जैसे ही ये करंट इसके अंदर फ्लो करेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर में अगर करंट है तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो कितना लगेगा, ILB। अब वो ILB फोर्स के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ इसको पुल करने लगेगा। तो नीचे ग्रेविटी, ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि ILB है। L और B तो चलो फिक्स है, लेकिन I करंट क्या होता है भैया, करंट तो होता है अकॉर्डिंग टू आवर फैराडेज लॉ d/dt/r, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अब फ्लक्स का चेंज मतलब EMF। अब EMF कितना होता है, EMF फॉर अ स्लाइडिंग रोड होता है, याद होगा आपको, BVL होता है, BV इंटू L। तो अगर इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो होगी I इक्वल टू BVL अपॉन R। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि जो करंट है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी जो होगी वो टाइम के साथ चेंज होगी। क्यों, क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर फोर्सेस हैं। ऊपर है मैग्नेटिक फोर्स, नीचे है mg, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि उसमें I है और I फंक्शन ऑफ V है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स तो कांस्टेंट है ग्रेविटी, लेकिन ऊपर वाला फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम लोगों ने सीखा था इन मैकेनिक्स, ऐसा इन काइनेमेटिक्स इन क्लास 11, जिसमें कोई भी एक ड्रॉप था जो विस्कस मीडियम से फॉल होता था। ऊपर विस्कस ड्रैग होता था जो कि फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होता था, और नीचे ग्रेविटी। और आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस जो ड्रॉप का स्पीड मैक्सिमाइज हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता था, एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो जाता था। उस मैक्सिमम हम लोग वेलोसिटी निकालते थे यूजिंग रैंडम कुछ फॉर्मूला यूज करते थे, या फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के करते थे। यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे। सबसे पहले इस बॉडी पे एक FBD बनाएंगे, उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर वहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये हमारा रहा ब्लूप्रिंट। आप करते हैं स्टार्ट। तो जैसे, अरे भाई क्या हुआ, एक बार ओके, चलो देखते हैं। अब जैसे था ये जो इलाका था, ये मान लेते हैं ये था मैग्नेटिक फील्ड का इलाका। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर की तरफ, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर की तरफ। ठीक, उसकी वैल्यू थी कुछ 1 टेस्ला। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक अपना
लूप है, स्क्वायर लूप, जो ग्रेविटी के कारण नीचे फॉल हो रहा है। तो जैसे ही ये ग्रेविटी के कारण बाहर निकलेगा, इसका मतलब इसमें जो एक्सपोज्ड एरिया है वो धीरे धीरे घटेगा, मतलब इसमें फ्लक्स का चेंज आएगा। फ्लक्स का चेंज आएगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगी, और जो करंट इंड्यूस होगी वो होगी EMF बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या लूप। अब EMF कितना होता है, वो होता है BVL, क्योंकि ट्रांसलेट कर रहा है किसी मान लो V स्पीड से भी, अपॉन R। तो जो करंट है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है। सही है, मान लेते हैं ये L है। तो जैसे इसमें करंट ऐसे इंड्यूस्ड होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्यों हो गया तो पता ही होगा भाई, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है इनटू द पेज, तो दिस लूप विल ट्राई टू ऐड सम मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, सो इसमें करंट जो इंड्यूस होगा वो होगा क्लॉकवाइज। अब जैसे ही इस तार के ऊपर करंट इंड्यूस होगा, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F इक्वल टू ILB, और किधर लगेगा, I इधर है, L इधर है, B अंदर है, तो ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट L क्रॉस B। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा और नीचे जो वेट होगा ये आपस में लड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये रॉड नीचे आता जाएगा मैग्नेटिक फोर्स चेंज होता जाएगा, बिकॉज जो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन mg फिक्स रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू और mg की फोर्स इक्वल हो जाएगा, उस समय जो वेलोसिटी आएगी उसी को बोलते हैं मैक्सिमम टर्मिनल या मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी। तो एट एनी इंस्टेंट अगर मैं इसका FBD बनाऊँ तो नीचे mg है और ऊपर IL भी है ना। अब फोर्स भी निकाल लेते हैं, IL भी कितना होगा, I मतलब BVL/R, और फिर से L इंटू बी, मतलब ये हो जाएगी फोर्स। तो अब मान लेते हैं जो फोर्स है वो सम कांस्टेंट C इंटू वी है, मान लेता हूँ B²L²R बाई जो C है कांस्टेंट है, तो V से तो फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है। सही है। अब देखते हैं इसको ऊपर, और इसमें क्या है, एक एक्सेलरेशन होगी नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन होगा कितना, नेट फोर्स बाई मास, मतलब mg माइनस जो ऊपर का फोर्स का क्या है CV लिखे हम लोग, तो CV जहाँ पे C कांस्टेंट है B² डिवाइडेड बाई m, ये हो गई एक्सेलरेशन। किसी भी इंस्टेंट पे ये एक्सेलरेशन होगी। सही है, बिल्कुल सही है भाई। आप क्या करेंगे, हमें निकालना है कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कैसी होगी, तो एक्सेलरेशन देख रहे हैं वो v के साथ फंक्शन पे है, तो एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे, यहाँ मैं अलग करता हूँ, एक्सेलरेशन में लिखेंगे dv/dt, इस एक जगह क्या लिख देंगे dv/dt, और वो कितना आएगा mg माइनस CV डिवाइडेड बाई m। सही है, सही है भाई, सही तो है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, dv सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और इस फंक्शन को mg माइनस CV को नीचे लाएंगे और 1/m dt को अलग कर देंगे, टाइम और वेलोसिटी को सेपरेट कर देंगे। टाइम की वैल्यू 0 से t लिखते हैं, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, वहां से वहां गई, मान लेते हैं 0 से स्टार्ट हुआ, रेस्ट इसको रिलीज किया गया रेस्ट से 0 टू v, कोई वेलोसिटी एट अ फंक्शन ऑफ टाइम अटेम्प्ट करेगा वो किसी भी टाइम पे। अब ये जो है ये तो बहुत सिंपल एक इंटीग्रेशन है ना, ये जो इंटीग्रेशन है बहुत सिंपल है, कुछ ये इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अगर dx इक्वल टू अगर a प्लस बी एक्स होता है 0 टू x में, तो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर आता है 1/b होके, फिर ln टोटल a प्लस बी एक्स और डिवाइडेड बाई जो कांस्टेंट है a, ये होता है सिंपल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ मैं यूज कर लूँ इस इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो -1/c बाहर आएगा क्योंकि वो b की जगह पे है और v का कोएफिशिएंट है। उसके बाद log mg माइनस CV डिवाइडेड बाई जो कांस्टेंट है mg इक्वल टू t/m, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ln mg माइनस CV अपॉन mg इक्वल टू -CT/m। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मेरे को तो v चाहिए, तो ln हटाते हैं, तो क्या होगा mg माइनस CV इक्वल टू e टू दी पावर माइनस CT/m, क्योंकि ln एक्सपोनेंशियल, और यहाँ जो mg है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं CV निकालूँ तो mg कॉमन चला जाएगा और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस CT/m। सही है। अब यहाँ से मैं v निकालूँ, वो आएगा mg बाई c 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस CT/m। तो ये हो गया हमारी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये हो गई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें अगर मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूँ
इसमें, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0। जो वेलोसिटी आएगी आफ्टर इन्फानाइट टाइम या बहुत वेरी लॉन्ग टाइम, वो आएगी सिंपल mg/c, और इसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये हो गई हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। अभी एक लाइन में भी निकाल सकते थे, लेकिन ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, ये आ गई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, और ये टर्मिनल हो गई। mg/c सॉल्व करेंगे, mg c किसको मानते हैं, तो b² L² अपॉन r को, तो ये हो गई हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, और काफ़ी आसान भी था ये, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, हाउ लॉन्ग, अच्छा ये हो गया हमारा, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 टेस्ला, फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाउ डज इट टेक टू रीच से 90% ऑफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, 90% ऑफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी रीच करने में कितना टाइम लेगा। तो बहुत आसान है, चलो कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का 90%, मैंने वेलोसिटी एट एनी टाइम t शुड बी इक्वल टू 90% ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, 0.9 है ना। तो ये जो अपना फॉर्मूला है, ये जो अपना फॉर्मूला है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। अगर इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो उसको लिख सकता हूँ ना, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी v टर्मिनल 1 माइनस e टू दी पावर ct अपॉन m। इस क्वेश्चन में बोला है कि द वेलोसिटी एट एनी टाइम शुड बी 90% ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक। तो चलो करते हैं, इसका मतलब ये जो वैल्यू है v बाई टर्मिनल, इसकी वैल्यू इन लोगों ने दे रखा है 0.9, तो एक काम करते हैं 0.9 इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर सी टी अपॉन एम लिखते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ई टू दी पावर माइनस सी टी इक्वल टू 0.1 आ जाएगा, दिख रहा है। अब यहाँ से अगर मैं सी टी की वैल्यू निकालूं तो वो आएगा ln10, तो वहाँ से अगर मैं टी निकालूं तो वो आएगा 1/c ln10, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा सवाल रहा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर। हम नेक्स्ट सवाल लेंगे जो है वो हम लेंगे, सोचे हैं वो सवाल हम जो लेना चाहते हैं वो लेंगे आपका एलसी और एलसीआर सीरीज पे। ये सब प्रॉब्लम बहुत ईजी, तो बुक्स में मतलब ये हमारे नॉर्मल बोर्ड में ही होता है, ठीक है। ये सारे हम लोगों ने क्लास में कर रखे हैं, ये आसान है, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना के वो करना पड़ेगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पहला हमारा जस्ट एक डेमो जैसा था, ये बहुत आसान था ये, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग एक एलसी सर्किट, एक एलसी ऑसिलेशन और एक एलसीआर सीरीज, कैसे ये ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, उनका इक्वेशंस क्या होता है, और कैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं, उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो एडवांस, हम उसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।